जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को विदित ही होगा, आज 4 नवंबर 2024 को दोपहर में आप लोगों के वर्ग 3 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। और ये प्रोग्राम जो है लगभग 1 महीने तक चलने वाला है। अब इस 1 महीने के प्रोग्राम में आप लोग सोच सकते हैं कि क्वेश्चनों की संख्या कितनी सारी बनेगी। उसी को लेकर मैं आप लोगों के लिए एक अभ्यास, जिसको कह सकते हैं प्रश्नोत्तरी वाला अभ्यास, करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें लगभग आप लोगों के लिए 800 के आसपास क्वेश्चन कराने का प्रयास है मेरा, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चनों की वैरायटी ज्यादा बनेगी। 1 महीना एग्जाम चलना है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। 30 दूना 60, 60 शिफ्ट होगी, और 60 शिफ्ट में अगर मान लीजिए आप लोग 30-30 क्वेश्चन भी आते हैं एक एक सेशन से, मतलब सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, तो 60 दिन एग्जाम चलना है। तो कितना हो जाएगा? 900 क्वेश्चन तो पेपर में आने हैं। तो हमें इससे ज्यादा का अभ्यास करना पड़ेगा, पर कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो अभी मेरा टारगेट है कि मैं आपको लगभग 800 प्लस क्वेश्चन करा कर दूं। और इसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी कि आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार पूरा देखिए, स्किप करके नहीं देखना है। मैं सारे क्वेश्चन 800 क्वेश्चन आप लोगों को पूरी सीडीपी के करा कर दूंगा। तो उसके लिए हो सकता है दिन में 2 वीडियो भी आ जाए या 3 भी आ जाए। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग उन्हें देखते रहें। और सीडीपी के साथ-साथ मैं हिंदी का भी कोशिश करूँगा कि हिंदी के भी आप लोगों को एमसीक्यूज़ करा दूँ, और पर्यावरण के भी करा दूँ। जिससे कि आप लोगों को अभ्यास में मदद मिले, और वहां जाकर आप लोग ये ना हो किसी का कि 75 पॉइंट कुछ आ रहा है, 02 या 74 थोड़े से रह गया। इस ना नुकुर से बचने के लिए ही अभ्यास है, क्योंकि मेरा अनुभव जो कहता है 2018 और 2020 में पढ़ाने का अनुभव जो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगा के जाइए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नो डाउट, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यापम के क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, बाकी राज्यों के भी क्वेश्चन हैं। तो मेरा प्रयास है कि लगभग 10 अलग अलग जगह के जो एग्जाम हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के लिए संजो कर लाऊं। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं, और पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे से मैं फटाफट क्वेश्चन और आंसर लगाते हुए चलूंगा, आप लोग पढ़िएगा जरूर। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? सद्गुण मतलब बेहतर या अच्छे। अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर। सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके। पुरस्कार करना मतलब किसी एक को ज्यादा हाईलाइट कर देना और बाकी को, तो ऐसे ऐसा नहीं होता है ना। दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान तो ये कहता है कि बच्चों को, चाहे वो अच्छा बच्चा हो या जो दंडी हो, किसी को भी किसी प्रकार का पनिशमेंट ना मिले, परंतु ये प्रक्रिया के एक अंग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ए है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने को कहा जाए, तो आप किसका चयन करेंगे? क्योंकि ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बना कर दे रहा हूँ, ये सीडीपी में है ना, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। इसलिए इसमें टीचिंग की भी आवश्यकता वाली जो चीजें हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर रखा है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर अगर आप लोग चयनित करेंगे, तो वो होगा अध्यापक। क्या होगा बेटा? अध्यापक। जैसा कि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन पढ़ ही लिए होंगे, पुलिस पुलिस की बात कर ले, क्लर्क की बात कर ले, फौज की बात कर ले, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसाय में से किसी एक व्यवसाय का चयन करना तो कहा जाए, तो आप किसका चयन करेंगे? तो आपको अध्यापक का चयन करना है, ऐसा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आंसर मिला है। अगला प्रश्न। आपको अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहिए, जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें? मैंने अभी आज ही के एक छोटे से वीडियो में बताया था कि प्रशंसा जरूरी है, पर वो सिर पर ना चढ़े। जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें। इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे। आप बच्चों को अनुशासन में रख सकेंगे। तो भैया 3 का उत्तर जो है, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, कि आप लोगों को सही उत्तर के साथ जाना है। क्योंकि देखो, आप बच्चों का अनुशासन बनाए रखेंगे, थोड़ा सा अगर मन भटकेगा तो आपका उत्तर यहाँ तक भी आ सकता है, और किसी ने थोड़ा ध्यान लगाया तो यहाँ तक भी आ सकता है। ये तो नहीं होगा।
परंतु जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकते हैं, मतलब आप जिस काम को कर रहे हो उस काम के प्रति पूरी निष्ठावान और प्रतिष्ठा के प्राप्त कर सकते, निष्ठावान रहकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि आज जो है हम लोग 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाए, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किन बातों पर ध्यान रखेंगे? पाठ्यक्रम खूब कठिन हो, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे, पाठ्यक्रम को सरल बनाए, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हो, ये गड़बड़। इन दोनों में से कोई एक आंसर आप लोगों के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होता है कि पाठ्यक्रम सरल तो होगा, तो वो ये उद्देश्य के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, इसलिए आप बी के साथ आंसर लेकर जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है। आपके ऊपर यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? प्राथमिक स्तर से, किसी भी स्तर से, माध्यमिक स्तर से, विश्वविद्यालय स्तर से। तो भैया जब भी कभी हमारे पास कोई समस्याएं आती हैं तो हमें बिल्कुल प्राथमिक या नींव की जो बेस होता है या नींव होती है वहां से हल करना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा? उनको विशेष पारितोषिक दिया जाए, उनका नाम समाचार पत्रों में देना चाहिए, उनके वेतन में वृद्धि करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा तो ठीक है, परंतु इससे पेट नहीं भरता है। उनके वेतन में वृद्धि करने से वो अपने कार्य के प्रति और प्रोत्साहित होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर 6 का आंसर जो है वो सी है। और जितने भी लोग कार्य कर रहे होंगे वो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा के साथ-साथ एक कहीं न कहीं एक आत्मसम्मान के लिए एक सैलरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं वर्ग 3 तो दे ही नहीं सकता, है ना? पर मैं आप लोगों को पढ़ा ज़रूर सकता हूँ। प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? तो घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना चाहेंगे, सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करेंगे, किसी भी विद्यालय में शिक्षण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अगर आप लोगों को नौकरी करने का मौका मिलता है तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना पसंद करेंगे। ज़रूर नहीं कि गवर्नमेंट ही हो या सभी जगह हो, या और फिर प्राथमिक शिक्षक बोल भी तो रहा है। तो गवर्नमेंट तो होगा पर किसी भी विद्यालय में हो सकता है ना? अंग्रेजी विद्यालय में और ये सब ज़रूरी नहीं है। सरकारी विद्यालय में, मतलब ये इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। हम पर्टिकुलर सरकारी विद्यालय नहीं बोल सकते ना, किसी भी हो सकता है। हो सकता है आप प्राथमिक गवर्नमेंट में कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है घर के पास हो। पर आजकल तो सभी लोग चाहते हैं कि घर के बिल्कुल नजदीक हो, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने किसी कारणवश तैयारी नहीं की होगी, किताबें भी अभी तक नहीं खरीदी होगी, तो भैया वो वीडियो देखकर भी अपना काम कर सकते हैं। मैं इतनी श्योरिटी से कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 75 से ऊपर ही आएंगे। और जो बाकी एग्जाम, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले और जो बाकी हमारे जनरल वाले कैटेगरी वाले भाई बहन हैं, वो लोग भी 90 से ऊपर तक ला सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, खूब प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है ना? प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। चलिए अगले प्रश्न, आप अध्यापक के व्यवसाय में किन कारणों से आए हैं? ये आप लोग क्वेश्चनों के स्तर समझ रहे हो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जामों में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखे होंगे या नहीं भी देखे हो तो प्लीज देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपके अभिभावक यह चाहते थे, ये तो अच्छी बात है, हर माता-पिता चाहते हैं, परंतु आपका क्या विचार है ये ज़रूरी है। आपको कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा था बोले इसलिए मैं शिक्षक बन गया। ये हमारे यहाँ एक ताने की तरह मारा जाता है कई सारे लोगों को। खास करके मैं तो ये ताने बहुत बार सुन चुका हूँ कि कहीं आपका हुआ नहीं है सिलेक्शन बोले इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है। मुझे अगर 15 साल हो गए हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि मुझे बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता रहती थी। इस वजह से मैं उन्हीं के पीछे काम करता रहा और मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी, आप अपने मित्र के कहने से इसमें चले गए। ये तो हम लोग कक्षा 10वीं की बात करते थे ना, आपको पता होगा कि उसने कहा हमारा मन नहीं है तो बोले साइंस से उसके दोस्त ने लिया तो हमने ले लिया। पता चला मैथ्स में अपना मन नहीं है और दोस्त ने ले लिया तो ले लिया। पता चला उन्होंने बोला कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले लिया। है ना? तो यह शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी इसलिए आप शिक्षक बने हो, ये आंसर आप लोगों का उचित होना चाहिए। है ना?
मतलब आपका सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे जिससे आप बहुत अधिक धन जमा कर सकेंगे, जिससे आपको ख्याति मिल सके, जिससे आपको शांति मिलती हो, जिससे आपको खूब घूमने को मिले? ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में ही लड़ाई है। इन दोनों में से आप बता सकते हैं। अगर ख्याति मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ रहेगा तो घूमने भी जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 9 का। अगर आप लोग देखते हैं तो आपको शांति मिले। पीस के लिए, मन की शांति के लिए हम लोग कई बार काम करते हैं ना, इसीलिए ख्याति भी होती है। और ख्याति अगर मिलेगी तो शांतिपूर्ण जीवन जी रहा होगा। अगला देखिए। आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? 10 का आंसर अगर आप लोग देना चाहें तो बताइए। विद्यालय के कुलपति पर, सरकार पर, रजिस्ट्रार पर, एक विशेष आयोग पर। तो आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व एक आयोग, एक कमेटी पर होना चाहिए, और वो कमेटी निष्पक्ष चयन करे और उसके आधार पर हमें एक अच्छे अध्यापक प्राप्त हो। तो सही उत्तर जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए डी। अगला। आज के छात्र पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है। आज के, बिल्कुल, आज तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आज के छात्रों में पढ़ने की आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत कैसे विकसित करेंगे, या उनके अंदर कैसे इनबिल्ड करेंगे, इस आदत को कैसे डालेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ें? उनको अपना उदाहरण देंगे, ये तो अक्षर देते ही हैं। स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। पुस्तकालय में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने को कहेंगे, ये भी है। इनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। देखिए, अगर उन्हें अच्छे अच्छे हम लोग नॉवेल वगैरह पढ़ने की आदत देंगे तो वो धीरे धीरे ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। उनसे कहिए कि मैंने भी अच्छी कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो हो सकता है वो आपसे प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर है वो उत्तर होना चाहिए डी। देखिए, सारे उत्तर सही है, यहाँ सारे सही है, पर उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। श्रेष्ठ तो है पर एक सर्वश्रेष्ठ है। इस वजह से यहाँ उत्तर आपको डी लगाना है। तो भावनात्मक रूप में बहकर आंसर मत देना, है ना। इससे आप लोगों को बचना है, ये बिल्कुल काम नहीं करना है। जो भी आपको आंसर देना है और आपको ऐसा लगता है उस समय, पढ़ते समय या क्वेश्चन को पढ़े और ध्यान से समझे कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। अपने आप को वहां पर एज अ टीचर और एज अ कॉम्पिटिटर समझकर और एक छोटे बच्चे की तरह भी समझकर आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो है ये अभी इसके लिए नहीं, क्योंकि ये पीपीटी किसी दूसरी चीज के लिए बनाई जा रही थी। उसका था, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि मैं दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ 2025 के लिए, एमपीपीएससी प्री के लिए भी। कोशिश मेरी यही है कि जैसे ही वर्ग 3 का काम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं पीएससी पर भी काम करूँ। बीच बीच में उनके लिए भी कुछ ना कुछ डालते ही रहेंगे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? उनके प्राथमिक चिकित्सा, अच्छा समझ रहे हो प्राथमिक चिकित्सा मतलब क्या? बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग समझ रहे हो तो देख लेना। इन इसके ज्ञान के अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेंगे। अच्छा। छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे विद्यालय में स्वस्थप्रद वातावरण उपलब्ध होगा। छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान इसलिए कराना चाहिए ताकि छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकते हैं। इसलिए सही उत्तर जो है वो बी के साथ आप लोग चयन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य कराता है, उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क के में किसी सीमा तक स्थिर रह पाया। इसके लिए निम्नलिखित में से आप क्या आवश्यक है? मतलब प्रश्न देखिए कितना अच्छा है कि प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण का कार्य कराता है, उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क में किसी सीमा तक स्थिर रह पाया है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? मतलब बच्चे का ज्ञान जो है जिसने वो प्राप्त किया है वो कितने स्तर तक रह सकता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है, पढ़ाते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न करते रहे, जिससे कि बच्चों की रुचि उसमें बनी रहे। तो सही उत्तर जो है वो है डी। चलो एक बार इन सबको पढ़ लेते हैं। छात्रों को प्रतिदिन गृह कार्य करने के लिए दिया जाए, ये भी जरूरी होता है।
प्रति सप्ताह छात्रों के लिखित परीक्षण भी कराने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। छात्रों को पढ़ाने के बाद प्रतिदिन 5 मिनट का छात्रों का परीक्षण लिया जाए, मतलब उनसे पूछताछ भी करें। परंतु जब आप अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाते समय बीच बीच में अध्यापक उनसे प्रश्न भी करते रहे, तो उनकी रुचि और उनका अपेयरेंस हमें पता चल जाता है कि बच्चा उसमें कितना अपेयर हो रहा है, कितना तैयार हो रहा है, और वो कितने हद तक हमारी कक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये विज्ञान के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आपको यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो है प्रोजेक्ट विधि का है ना। किलपैट्रिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट विधि के लिए। किलपैट्रिक है ना, उनका नाम सुना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टांगने के लिए आपको किल लगानी होती है दीवार पर, और उसमें प्रोजेक्ट टांगते हैं। तो पैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के संपादक है या प्रतिपादक है, ऐसा कह सकते हैं। किल पैट्रिक है ना, इससे याद रख लीजिए। चलिए, भाषण विधि नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक विधि, पर्यटन विधि। पर्यटन विधि जो है ये सोशल साइंस के लिए ज्यादा फेमस होती है। भाषण विधि जो होती है हिंदी, और पाठ्य पुस्तक विधि तो लगभग सभी के लिए होती है, पर हिंदी के लिए इन दोनों को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। अगला देखिए, अध्यापक को छात्र को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न करें। मतलब एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे ना शिक्षक से थोड़ा झिझकते हैं, डर जाते हैं। तो उस समय हमें बच्चों को कैसा माहौल दे कि वो हमसे प्रश्न पूछ सके। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करे। अध्यापक को बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसे कुछ ही छात्रों को प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। कभी-कभी छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए। देखिए भाई, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि अगर उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है तो अगला बच्चा उन्हें देखकर और वो भी अपने प्रश्न पूछने का प्रयास कर सकते हैं। जो आज नहीं पूछे होंगे, हो सकता है कल वो प्रश्न पूछने लगे। ए सही उत्तर होगा। आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों? ये बहुत ही अच्छी बात एक पूछी गई है कि आपको छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए। यदि हाँ, तो क्यों? इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी। मैं यह व्यर्थ ही समझता हूँ। नहीं, ये व्यर्थ नहीं है। अगर प्रश्न दिया है मतलब कुछ तो बात है। इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा, और इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। ये तो नहीं होगा। एक बहुत अच्छी चीज है, बच्चों और टीचर के बीच में एक छोटा सा मित्रवत व्यवहार उत्पन्न होगा, और दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्ड या एक अच्छा कह सकते हैं रिश्ता बनेगा छात्र और स्टूडेंट का। तो वो झिझक जो होती है बच्चे के अंदर, वो दूर होती चली जाएगी। इसलिए आप लोग 16 का उत्तर जो है ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे? बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे जरूर, है ना। आप उन्हें डांट डांट कर बैठा देंगे, उन्हीं छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जो पढ़ने में होशियार है। ये तो एक तरह से पार्शलिटी हो जाएगी। आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे। आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित है। हाँ, ये एक हो सकता था, पर अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इसलिए आप उन्हें डांट कर बैठा देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, और बी भी सही नहीं है। तो आपके पास उत्तर बचा सी। तो 17 का आंसर सी या डी में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित है। देखो, पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं, तो आप उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे? देखिए, बच्चे तो कई सारे प्रश्न इधर-उधर के भी करेंगे। आपने अनुमति दी तब तो वो प्रश्न पूछ रहा है। पर इस बिंदु का आशय ये है कि आप उन्हें किस प्रकार से प्रतिक्रिया करने के लिए कहेंगे। तो भैया आप उन सभी प्रश्नों को ले लेंगे जो प्रश्न उस विषय वस्तु, क्योंकि पढ़ाते समय बोला ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो डी होना चाहिए। देखो, सी और डी में बहुत कंफ्यूज रहेंगे बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से पढ़कर जाना, है ना। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पढ़ा रहे हैं, एवं छात्र आपसे बात कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे आप? बहुत ही अच्छा, ये चीज कभी कभी हमारे साथ होती है। जब मैं अभी
स्कूल में गया था अतिथि शिक्षक के तौर पर वर्ग 2 के लिए। तब मेरे साथ हुआ था कि बच्चे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे कि सर से बात की जाए और मैं पढ़ाने में ध्यान दे रहा था। तो मुझे इस क्वेश्चन की अब याद आ रही है कि उस समय मैंने उन्हें कैसे हैंडल किया था। आइए इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर, आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं, जो रुचि नहीं ले रहे। तो मैंने क्या किया, सडनली अपने आप का मेरा पढ़ाने का जो तरीका था उसको मैंने बदल दिया। क्योंकि मैं किताब लेकर पढ़ा रहा था, मैंने सोचा कि बच्चों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि उनको मजा आए। तो मैंने भारत का मैप बना दिया और मैप के माध्यम से उनको फिर समझाने लगा, क्योंकि किताब में तो उनको मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने मैप के माध्यम से उनको इंटरेस्टिंग चीजें बताने का प्रयास किया और उससे उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई की तरफ हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 18 का आंसर है बी। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? इससे अध्यापक में आत्मविश्वास आता है। अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होते हैं। अध्यापक को व्यावसायिक प्रोन्नति मिल जाती है। यह अध्यापक को एक अच्छा शिक्षक बनाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसका सही उत्तर होना चाहिए अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होते हैं। सतत शिक्षा से ये लाभ है। बी नंबर आपका उत्तर होगा। अगला, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा अधिकार अधिनियम, याद रखिए बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी, है ना। 2000 मुझे सन याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को सन याद हो तो मुझे बताना। सरकारी एवं निजी तंत्र दोनों के माध्यम से काम हो सकते हैं, क्योंकि केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा के लिए आप एक भारत के नागरिक है, शिक्षित नागरिक है, तो आपका भी उद्देश्य बनता है कि आप अपने आस पड़ोस के प्रौढ़ व्यक्तियों को थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला, अध्यापक को प्रोन्नति का आधार क्यों होना चाहिए? अध्यापक को प्रोन्नति का आधार क्यों होना चाहिए? नौकरी की अवधि, प्रधानाचार्य की इच्छा पर, छात्रों के मध्य उनका स्थान, उनकी पिछले वर्षों में शैक्षणिक अभिवृद्धि। हाँ, यही सही उत्तर है कि आपकी प्रोन्नति क्यों हो। तो सही उत्तर होना चाहिए डी, कि आपने पिछला या पिछले वर्षों में क्या कार्य किया है। तो 21 का आंसर डी बिल्कुल सही है। डी के साथ आप जा सकते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन हमें हल करने हैं, फटाफट क्वेश्चन हल करते हैं। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जा सकता है? उन्हें दंड देकर, उन्हें समझाकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, उन्हें अपमानित करके। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, दंड भी देना उचित नहीं है, तो उन्हें समझाइश ही दी जा सकती है भाई। तो सही उत्तर जो है 22 का आंसर हमें बी के साथ जाना चाहिए। अगला, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है। यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है। यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। यह शिक्षक को छात्रों का नियंत्रण रखने में मदद भी करता है। तो भैया 23 का आंसर मेरे हिसाब से तो सी और डी में से दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दोनों में से कोई होना चाहिए। तो उत्तर जो है इसका दिया हुआ है, यहाँ दिशा प्रदान करता है ना, इसलिए सही उत्तर है सी, मार्गदर्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की हो? 1 वर्ष के लिए हो, जब तक वह रिटायर ना हो, 5 वर्ष के ठेके पर हो और 10 वर्ष के लिए हो। 24 का उत्तर बड़े ही मजेदार प्रश्न है भाई, है ना। तो अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की होनी चाहिए? तो 5 वर्ष के लिए ठेके पर हो, ऐसा इसका उत्तर दिया हुआ है ना। अगर ऐसा हो गया तो हर 5 वर्ष में, जैसे गवर्नमेंट 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, वैसे ही यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को लगाया गया होगा कि इसी के आधार पर क्या होता है कि उनकी प्रोन्नति के कैसे बैकग्राउंड हो, क्या हो, ये सब चीजें यहाँ पर बन जाएगी। तो 5 साल में उसे डर लगा रहेगा ना, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर सी, इसलिए तो हमारे यहाँ भी देखा जा रहा होगा कि प्राइवेट की तरफ चीजें ज्यादा जाती जा रही हैं। प्रश्न नंबर 25, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? समय चक्र में एक क्लास क्लास का मतलब होता है क्लास का अंश, जिसको हम लोग कक्षा का टाइम ड्यूरेशन वाला जो पीरियड वाला टाइम जो कहते हैं। समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाएगा। जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देना, ये तो एक उचित तरह से नहीं है।
है ना? उचित नहीं हो सकता है। पुस्तकों के महत्व का पर भाषण देना, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। हाँ, जब तक आप नहीं करेंगे, तो वो कैसे अध्ययन करेगा? इसलिए ये क्रिया आपको स्वयं सिखानी होगी बच्चों को। तो पहले आप भी बैठे और बच्चा भी बैठ जाएगा फिर। आपको विद्यालय की समय तालिका निर्माण होना क्यों आवश्यक प्रतीत होता है? मतलब समय तालिका मतलब हर चीज के लिए जो टाइम ड्यूरेशन बनाया जाता है ना, समय कि कितने घंटे का कितने मिनट का एक लेक्चर होगा, उसकी बात कर रहा है। और समय तालिका हर चीज की, कि खेलने का कितना टाइम होगा, लंच का कितना होगा, हाफ रेसेस कितनी होगी, है ना? ये इस तरह से बोलना है। लास्ट में जो खेलने का टाइम होता है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, उसका उत्तर होना चाहिए ए। इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। ये सही उत्तर है। ये बहुत अच्छी एक मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि आगे चलकर आपको ये सब भी करना है। एक शिक्षक के रूप में आप यह क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? प्यार मतलब यहाँ स्नेह दुलार वाली बात है, जिससे छात्र उन्हें प्यार कर सके, जिससे विद्यालय में शांति रहे, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बन रहे। इससे अध्यापक एवं छात्र नहीं लड़ेंगे नहीं। नहीं भैया, इससे सही आंसर है कि दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होगा, छात्र और शिक्षक वाला। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। किसका? 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 28। आप छात्रों के लिए खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं? इससे वह अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ इस शब्द को पकड़ लेना। इससे उनमें उचित संवेग का विकास होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलेंगे। यह क्रियाएं छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ केवल शब्द लिखा होता तो फिर हमारा उत्तर यहाँ नहीं जाता। उपरोक्त सभी। तो ये उत्तर आप लोगों का डी माना जाएगा इज द राइट आंसर। अगला देखिए। आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस प्रकार ध्यान देंगे? आप समझ पा रहे हो, ये जो शिक्षा या पेडागोजी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, टीचिंग पेडागोजी, इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है। मैं जब इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहा था, तभी मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत कामगार सिद्ध होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैं इन पर फोकस करूँ। तो आप लोगों का भी एक दायित्व है कि आप यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सूचनाएं जल्दी से मिल जाए, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और एक काम और करें कि आप लोग कमेंट्स जरूर करें कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? आप जिस विद्यालय में काम करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे? विद्यालय का वातावरण सुधारने पर, विद्यालय भवन को सुसज्जित करने पर, अध्यापकों के पढ़ाने पर, और छात्रों के व्यवहार को उचित दिशा देने पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 29 नंबर का। इसका सही उच्चारण जो इसका सही उत्तर जो हमें प्राप्त होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हमें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा अपनी शिक्षण पद्धति, और अध्यापक के पढ़ाने वाली चीजों पर ध्यान देना होगा। अध्यापकों के पढ़ाने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि ये उन्हें बुरा लगे या कुछ, ये आपका दायित्व है, क्योंकि यहाँ आपको काम दिया गया है ना। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाना कि कौन क्या सोच रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को कि कई बार डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये जो पीएससी वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन होता है, वो इसी तरह के क्वेश्चनों पर आधारित होता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा डिसीजन लेने की एक क्षमता बना के रखेंगे कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए, दक्ष मतलब होता है एक तरह से पारंगत या परिपूर्ण, या कह सकते हैं परफेक्ट होने के लिए, अपने विषय संबंधित नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, छात्रों से दोस्ती करनी चाहिए, छात्रों को नोट्स लिखाना चाहिए। उपरोक्त सभी 30 का उत्तर जो होना चाहिए वो है, अभी यहाँ देखो, दोस्ती तो करना चाहिए, ठीक है, पर ये दोस्ती जो है मित्रवत ना होनी चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। तो छात्रों को नोट्स लिखाना चाहिए, ये तो कार्य करते ही हैं। पर यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष करने के लिए, अपने कार्य में दक्ष होने के लिए, तो ये उनका कार्य ये है। ये उनका कार्य नहीं है, ये उनकी एक प्रोसेस है, सिर्फ प्रक्रिया है। कक्षा अध्यापन करते समय अपने विषय संबंधित नवीन पुस्तक का अध्ययन करते रहना चाहिए।
क्योंकि जब तक शिक्षक अध्ययन कर कर या नई चीजों का इजाद नहीं करेगा तब तक मजा नहीं आएगा। अगला, विद्यालय में कुछ छात्र अल्प बुद्धि के हैं, एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? उन छात्रों को अवहेलना करेंगे? अवहेलना तो बिल्कुल नहीं करेंगे उनकी। उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित कराने पर बल देंगे। उनके लिए विशेष अध्यापक नियुक्त करेंगे। एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे। देखिए, आप ये सुझाव दे सकते हैं कि विशेष विद्यालय अलग से बनाया जाए, अध्यापक की नियुक्ति की जाए, पर अभी विद्यालय में कुछ छात्र अल्प बुद्धि के हैं, तो आपका उत्तरदायित्व ये होता है कि एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये मेरे हिसाब से तो सही उत्तर जो है 31 का डी होना चाहिए। आपसे सुझाव नहीं मांगा है उन्होंने, अगर सुझाव मांगते तो फिर यहाँ इन दोनों में से आंसर होना चाहिए था, और यहाँ तो बोला है कि आप क्या करेंगे, तो आप ये काम करेंगे, कौन सा? एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे। अगला, प्रश्न नंबर 32, आपके विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक प्राचार्य के नाते आप उनके अच्छे कार्य के प्रति क्या करेंगे? अगर उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं तो आप एक प्राचार्य हैं, आप उन टीचरों के लिए क्या कार्य करें? उनके वेतन में वृद्धि करेंगे, उनकी प्रशंसा सभी के सामने करेंगे, उनको कुछ पुस्तकें भेंट करेंगे, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो भैया 32 का उत्तर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। उन्हें और प्रेरित करेंगे कि आप अपने कार्य में और अच्छे और कुशलता से और पूरी तरह से ईमानदारी और लगन से काम करते रहें, क्योंकि प्रोन्नति तो फिर होना तय है। क्वेश्चन नंबर 33, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? आप अपने खाली समय का प्रयोग कैसे करेंगे? आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो क्या मोबाइल चलाने वाला हो सकता है ये भी ऑप्शन में रख दें, मोबाइल चलाएँगे। गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में या सड़कों पर घूमने में, हो सकता है यहाँ पर मोबाइल चलना लिख लिख दिए कि मोबाइल चलाने में, ऐसा भी ऑप्शन दे दें। तो भैया कोई रचनात्मक कार्य करने में लगे रहेंगे। आंसर हो जाएगा इसका सी। 33 का आंसर सी हो जाएगा। अगला, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने बच्चों जैसा, अपने मित्रों जैसा। तो आप जैसे मित्रों के साथ व्यवहार करते हैं एक कुशल, इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, यदि यदि अपने पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? छात्र अनुशासन में रहे, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए। एक मिनट। ओहो, 34 का उत्तर जो है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? अपने बच्चों जैसा। एक मिनट। हाँ, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। अपने मित्र जैसा भी होता है और व्यवहार और विद्यार्थी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो भैया यहाँ बच्चे के जैसा व्यवहार माना गया है। उत्तर जो होगा इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, उत्तर ए सही होगा। अगला, यदि अपने पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? छात्र अनुशासन में रहे, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए, पाठ में सहायक या सहयोग सामग्री का प्रयोग किया जाए, बच्चे पढ़ाते समय प्रश्न न करें, मतलब ये तो नहीं होगा। अनुशासन में रहें ये भी जरूरी है, पर रोचक बनाने की बात कर रहे हैं तो छात्रों के सहयोग को आप पाठ में शामिल करें, छात्र क्या सहयोग दे रहे हैं ये सही हो जाएगा। सहायक सामग्री तो है ही है, पर जब तक छात्र सहयोग नहीं करेंगे तो वो रोचक कैसे होगा, इसीलिए। आपके विद्यालय के कुछ अवकाश प्राप्त अध्यापक विद्यालय में आते हैं और आपका कनिष्ठ अध्यापक उनका सम्मान नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आप उस अध्यापक से बात करना छोड़ देंगे? आप अवकाश प्राप्त अध्यापकों से कह देंगे कि वह विद्यालय ना आया करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप उसे बुलाकर समझाएंगे कि उसका यह व्यवहार गलत है। आप वरिष्ठ होने के नाते उन्हें डांटना प्रारंभ कर देंगे। भैया थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये मोरलिटी से जुड़े हुए या मोरल चीजों से जुड़े हुए या नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न है। 36 का उत्तर जो है वो होना चाहिए सी। आप उसे बुलाकर समझाइश देंगे कि आपका व्यवहार, यह जो व्यवहार आप कर रहे हैं ये गलत है, इसमें सुधार कीजिए। तो सही उत्तर जो होता है वो सी होगा।
प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। आपके कुछ साथी आपस में तनाव में रहते हैं और आपसे और आप जानते हैं कि उनका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के वातावरण में पड़ रहा है। आप क्या करेंगे? फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपके कुछ साथी आपस में तनाव में रहते हैं और आप जानते हैं कि उनका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के वातावरण पर पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस तनाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल नहीं। उस दोनों को प्राचार्य से कहकर कुछ समय हेतु विद्यालय से निष्कासित करवा देंगे। सभी लोग यह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को शीघ्र समाप्त किया जाए। उन दोनों को आर्थिक दंड देंगे। आर्थिक दंड देने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से सी है। आप लोग बताइए क्या हो सकता है? 37 का उत्तर सी सही माना गया है। आप लोग अपने हिसाब से उत्तर लगा सकते हैं, पर जो आंसर मैं बता रहा हूँ, ये आंसर जो मैं क्वेश्चन पेपर निकाला हूँ, उन्हीं पेपरों के आंसर साइड से मिलाए हैं। 38, आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं? अध्यापक को विषय का अपार ज्ञान होना, बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, वह जो पढ़ाए उसे लिखता जाए, आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। भैया बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं? भैया ज्ञान है तब तो वो शिक्षक बना है। पहली बात तो ये तो सही बात है। अपने बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होगा, आप फिर कितना ही अच्छा ज्ञान दे दीजिए, उसके लिए किसी मतलब की बात नहीं है। एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? अपने आप को प्रसन्न बनाने में, संपन्न बनाने, सॉरी प्रसन्न नहीं, संपन्न बनाने, अपने आप को संपन्न बनाने में, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में, अपने आर्थिक विकास में, विद्यालय को सुविधा संपन्न बनाने में। एक अध्यापक के रूप में आप इनमें से किसे महत्व देंगे? अपने आप को संपन्न बनाने में या छात्रों का सर्वांगीण विकास? तो भैया यहाँ पर छात्रों का सर्वांगीण विकास है। अगर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है तो अपना अपना भी हो जाएगा, है ना? अपने साथ भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी होगी फिर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था के कुछ साथी अपने दायित्व के प्रति शिथिलता दिखाने लगे हैं। आपके प्राचार्य भी इस ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा होने को है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये कई सारे जो अभी पढ़ा रहे होंगे टीचर, उनके साथ वाला ये अनुभव वाला प्रश्न है। 40 का उत्तर आप लोग चयन करेंगे। आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते रहें। बाकी जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, आगे पीछे चीजें चलती रहेगी। आप सही आंसर डी के साथ जाएंगे। चलो फिर भी मैं चारों ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूँ। आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे जो अपने कार्य में ढील देते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने कार्य में ढील देने लगेंगे? ये भी नहीं करना है आपको। आपके जो साथी निष्ठावान नहीं है, उनकी आलोचना, आलोचना तो किसी की नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 41, एक अध्यापक के रूप में आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या विचार है? आपको अपनी जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती है? आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है? आपको कोई भी जिम्मेदारी निभाना अच्छा नहीं लगता? ये भी गड़बड़ हो जाएगा। और भार मानते हो? ये भी गड़बड़, बोझ नहीं मानना। यदि दूसरे जिम्मेदारी निभाते हैं, तभी आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? नहीं, आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है, इसीलिए आप ये जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। 41 का आंसर मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या उचित लग रहा है। 41 का सही उत्तर बी है। 42 का उत्तर देख लेते हैं, पर उससे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आप एक अध्यापक के रूप में जब किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? भाई ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मैं वर्ग एक दो में देख चुका हूँ। 2003 जो 18 में जो पेपर हुए थे वर्ग एक दो के, और वर्ग तीन के जो 2020 में हुए थे, कुछ इस तरह के प्रश्न वहां देखने के लिए मिले थे। आप इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से ध्यान से लगाते चलिएगा, मेहनत करते रहिएगा।
चलो 40-42 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं क्योंकि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। हमारा तो पढ़ा लिखा होना ही बेकार हो गया। लक्ष्मी व सरस्वती एक साथ कभी नहीं रह पाती। उस व्यवसाय से घृणा करने लगेंगे, ये भी नहीं होंगे। पैसा किस्मत की चीज है जो आता जाता रहता है। भैया, ये तो सिर्फ यहाँ वाली वो वाली बात हो गई कि किस्मत को फोड़ देने वाली बात या किस्मत को है ना कोसने वाली बात। तो पढ़ा लिखा होना ऐसा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं महसूस कराए, ये भी महसूस नहीं होगा। और ये जो है उत्तर कि पैसा किस्मत की चीज है जो आता जाता रहता है, किस्मत की बात मानेंगे यहाँ पर, है ना। डी आंसर लगाइए। एक अध्यापक के रूप में आप बहुत ईमानदार हैं। अपनी इस ईमानदारी के प्रति आपको स्वयं की क्या सोच रखते हैं? मैं ईमानदार हूँ, वह कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। मैं ईमानदार इस कारण से हूँ चूंकि मैं एक अध्यापक हूँ। ये एक उचित कारण नहीं हो सकता भाई, कोई भी ईमानदार हो सकता। मैं ईमानदार इस कारण से हूँ चूंकि इस व्यवसाय के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात। मैं इस कारण ईमानदार हूँ क्योंकि मुझे बेईमानी करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। ये थोड़ी गलत बात है ना। तो इसका सही उत्तर जो है, मैं ईमानदार हूँ, वह कोई भी मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। चलिए आंसर चुनते हैं। 43 का आंसर सही क्या होगा? तो 43 का सही आंसर होगा ए। ए सही उत्तर है भैया, है ना। किसी सेमिनार में आप एक श्रोता के रूप में भाग ले रहे हैं तो यदि वक्ता के विचार आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप उसे बोलने नहीं देंगे। वक्ता को बोलने देंगे पर आप शांत न रहेंगे। किसी भी संकोच के कारण आप चुप ही रहेंगे। वक्ता को बोलने देंगे वह फिर कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। इन दोनों में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। 44 का 44 का सही उत्तर है डी। किसी भी संकोच के कारण आप चुप रहेंगे। कई बार ऐसा लोग कर लेते हैं, पर यहाँ एक बहुत अच्छी बात करी कि वक्ता को बोलने देंगे, वो फिर कुछ कहने की अनुमति लेंगे और उसके बाद हमारी जो बात है मन की वो कहेंगे। अगला, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तब आप क्या करेंगे? शिक्षक कार्य स्थगित, अतः आप अवकाश मनाएंगे। हाँ 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 हाँ। आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन कर सकेंगे। ये एक घड़ी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, अवकाश थोड़ी मांगना है। आप उद्घाटन समारोह पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे। आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया होगा, अतः जाएंगे। हाँ, ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि आपको प्राचार्य ने जो काम दिए हो वो भी कर सकते हो, या फिर विद्यालय के परिसर में रहकर ही छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। देखते हैं, लेट्स बी सही है या नहीं है। तो बिल्कुल सही उत्तर है भैया, मेरा सोचना बिल्कुल सही है कि उत्तर बी ही सही होना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने की समिति में आप भी हैं, तो आप क्या करेंगे? अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, सस्ती पुस्तकें ही खरीदेंगे, अपने विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदेंगे, अपने से परिचित लेखकों की पुस्तकें खरीदेंगे। ओहो, 46 का उत्तर भैया, अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे जो रोचक हो और जो छात्रों के हितकर हो। छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है बोले, ये पूछ रहा है। अध्यापक के निर्देशन में छात्र संगठन स्थापित करना जो सेवा भाव का प्रदर्शन करे। जो छात्र विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव नहीं रखते उन्हें दंड देंगे, ये तो नहीं होता साहब। छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें। SUPW को अनिवार्य रूप से लागू करेंगे, मतलब एक संगठन बना देना। 47 का सही उत्तर जो है वो सी है। छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखे। अगला, आप एक शिक्षक के रूप में समाज में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात, क्योंकि शिक्षक का जो कार्य है वो प्रतिष्ठा पूर्वक कार्य है। सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेकर, अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करके, किसी राजनीति पार्टी के सदस्य बनकर, समाज सेवा करके। ये तो काम नहीं होगा।
मेरे हिसाब से अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करके, मेरे अनुसार तो उत्तर बी है। आप लोग क्या सोच रहे हो लगाइएगा जरूर, और उत्तर जरूर सोचिएगा। 48 का सही उत्तर जो है वो बी है। अगला, आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व सुंदर हो, जिसका अनुशासन कठोर हो, जो विषय का प्रख्यात विद्वान हो, और जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो। हाँ, यही क्वेश्चन होना चाहिए। व्यक्तित्व प्रभावशाली व सुंदर और अभिव्यक्ति, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 49 का जो उत्तर है वो डी है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के अंदर ही आ जाएगा सब कुछ, है ना? इसीलिए डी उत्तर जाएगा। भैया ध्यान रखिएगा, और मुझे लग रहा है कई सारे लोग जो है ए लगाएंगे। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है क्या? उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, वह संपन्न परिवार का हो, वह सुंदर हो, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। ये बहुत जरूरी है। हमें संतुष्ट आदमी होना चाहिए। हमारा मन यहाँ वहाँ संतुष्टि के साथ हो, भटकता हुआ ना हो। 50 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, और ये बहुत जरूरी है। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, पहले रुचि तो हो, संतुष्टि हमें प्राप्त हो ही जाएगी फिर। तो सही उत्तर जो है वो है ए। हाँ, कई लोग डी भी सोच रहे होंगे, पर इसका उत्तर है ए। मैं भी सोच रहा था थोड़ी देर के लिए, पर जब इसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करे, बिल्कुल नहीं। उन्हें रुपए उधार दे, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे, उनके घर जाया करे, ये भी सही नहीं है। और उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे तो बिल्कुल आपके पास एक अच्छा नेतृत्व करने के गुण सारे उपलब्ध है, ये इस बात की सूचना मिलती है। 51 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और 52 के साथ चलते हैं। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? चुस्त व सुंदर दिखना, हाजिर जवाब देना, मित्रता पूर्वक व्यवहार करना, और प्रभावी शिक्षण। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपका शिक्षण कौशल कैसा है। बच्चे उसी को ज्यादा लाइक करते हैं। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखता है, नियमित गृह कार्य देता है, अच्छे अंक देता है, छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। तो सही उत्तर होना चाहिए इसका डी। 53 का आंसर जो है वो है डी। 53। 54 के पास चलते हैं। कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्रज्ञ तथा साथी अध्यापक में प्रिय हो जाते हैं। यह कथन से आप क्या समझते हैं? मतलब किस हद तक आप सहमत हैं? पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, संभवतः और असहमत। 54 का सही उत्तर है पूर्णतः सहमत है भैया। आपका निष्पक्ष व्यवहार बहुत जरूरी है। और भाई इतने सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि वीडियो भी लंबा होगा। तो बढ़िया इत्मीनान से बैठिएगा और ध्यान से पढ़िए सुनिए। टुकड़ों में भी देख सकते हो। मन अगर भर जाए, ऐसा आपको लगे कि ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो थोड़ा सा स्टॉप कर करके देख लेना, रुक रुक कर देख लेना। पर क्वेश्चन पूरे देखना, क्योंकि 800 क्वेश्चन लगाना इतना आसान तो नहीं होगा। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराओ। चलिए, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ ना करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्य को झांसा दे दे। भाई झांसा भी नहीं देना है, और उस कार्य को प्रारंभ ना करे। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ना? 55 का उत्तर जो है सी। भैया जब मैं महिला पर्यवेक्षक में पढ़ा रहा था, वहां पर भी नेतृत्व है। वहां इस तरह से क्वेश्चन आपको हल करना होता है। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? प्रयोगशाला प्रधान को, शिक्षक को, छात्रों को, शिक्षा अधिकारी को। विद्यालय में नेता पद भैया छात्रों में से ही किसी को प्राप्त होगा। तो 56 का उत्तर जो होता है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होगा? 56, अच्छा, विद्यालय में तो होता ही नहीं, विश्वविद्यालय वगैरह में होता है। यहाँ विद्यालय में नहीं होता है ना।
तो विश्वविद्यालय वगैरह में होते हैं छात्र संघ के चुनाव, यहाँ इसलिए अध्यापक को चुना जाएगा। बी उत्तर 56। 57 कक्षा में नेतृत्वकर्ता शिक्षक होते हैं, मॉनिटर होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, छात्र समूह होता है। तो भैया कक्षा का नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, वही उसके लीडर होते हैं। नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने, तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। सबल, निर्बल, अधूरा, पूर्ण। सबल मतलब होता है एक अच्छा। तो 58 का सही जो उत्तर है वो होना चाहिए निर्बल। सबल तो होगा नहीं, निर्बल है, एक बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगला, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इसमें नेता का प्रभाव अपने सदस्यों का होगा। मतलब क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, मध्यम होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भैया यदि नेता अपने सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कैसा होगा। 59 का जो उत्तर है वो है ए, कम होगा, प्रभाव इफेक्ट कम पड़ेगा। अगला, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, वह नेता होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो भैया उसमें छात्रों का हित छिपा होता है, इसलिए अधिक आदर्शवान होते हैं या छात्रों के लिए आदर्श होते हैं। 60 का उत्तर जो है वो है सी। 61, आप आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहोगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी आता है। आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहोगे। आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए, आपका बच्चा अधिकतम अंक लाए, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए, बच्चे को अपनी योग्यता से अधिक अंक मिले। ओहो हो, 61 का उत्तर जो है बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। जितनी उसकी योग्यता होगी, काबिलियत होगी, उतना वो अंक लेकर आ जाए। प्रधान अध्यापक आपके संबंधी है, आप इस स्थिति में क्या चाहोगे। बहुत अच्छी बात, अगर स्कूल के प्रधान अध्यापक ही आपके संबंधी है तो आप क्या चाहेंगे कि इस स्थिति में आप क्या चाहेंगे। विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिले कितनी अच्छी बात कही। अन्य शिक्षकों की झूठी सच्ची शिकायत करें, वाह वाह वाह। जासूसी तथा मुखबिरी करना, सभी को योग्यतानुसार सुविधाएं दिलाना। भैया ये तो, अब इस प्रश्न के लिए मैं क्या कहूँ, है ना, विवादित प्रश्न है थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न का कहने का आशय कुछ है पर व्यक्तिगत तौर पर ये चीजें कुछ और ही होती हैं। तो 62 का उत्तर जो है वह है डी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कभी आप बाल विकास के प्रश्न उत्तर लगाए तो कृपया करके भावनाओं में बहकर, और जो आप देखते हैं सुनते हैं उनको उनको देखकर ना लगाए उत्तर। जो साइकोलॉजी सोचती है, जो बाल विकास सोचता है उसके अनुसार उत्तर लगाएंगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे प्रश्नों में फंस जाओगे। निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर, ए और सी दोनों सही। चलिए 63, 63 का जो उत्तर है वो है ए, नेता। ए सही उत्तर है, ए और सी नहीं है ना। अगला, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, मधुर, सामान्य, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक। तो भैया मधुर संबंध होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर क्या है, प्रजातांत्रिक बोला गया है। अगला, जैसा प्रधान अध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है। हाँ, 65 बड़े ही रोचक प्रश्न है भाई, मुझे भी आनंद आ रहा है। पूर्णतः असहमत है, जरूर नहीं कि ऐसा हो ही। कमेटी भी तो मायने रखती है और बाकी टीचर भी मायने रखते हैं। सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है, कभी नहीं, कभी कभी, सदैव, शायद। 66 का उत्तर होना चाहिए बी, कभी कभी। तुक्के वाली बात है।
सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? 67। 67। संभवतः कभी-कभी पूर्ण सहमत नहीं, नहीं। हाँ, थोड़े बहुत कभी-कभी कुछ बातों के लिए संभवतः हो सकता है ऐसा कि हम उनके फेवर में बात कर लें, इसलिए सही उत्तर जो है वो बी होना चाहिए। अगला, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहोगे? होशियार छात्र को, उद्दंड छात्र को, सुंदर छात्र को, अपने स्वयं के पुत्र को? ये तो होगा नहीं, है ना? तो जिसके अंदर काबिलियत होगी उसको देखा जाता है, पर यहाँ पर कक्षा में तो वैसे 68 की अगर बात करें तो होशियार छात्र को ही चुनने वाली बात होगी, क्योंकि वो क्लास को अच्छी तरह से मैनेज कर लेगा, इसलिए बोला गया। छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा। भैया छात्रों में नेतृत्व का गुण देखने के लिए आपको प्रतिस्पर्धा करानी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा नेतृत्व कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 69 का। छात्रों में नेतृत्व गुण उपयोगी है छात्र संघ का होना। जब एक यूनियन होगी बोले तब तो उसमें छात्र संघ में कोई एक नेता चुना जाएगा और उनके नेतृत्व को देखा जाएगा। प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। 70, प्रश्न नंबर 70 क्या कहता है? आइए 70 नंबर के प्रश्न को भी देखते हैं। प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाह व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। 70 नंबर का, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत के द्वारा व्यवहार सुधारने के प्रयत्न करें। सही उत्तर मैं लगा दे रहा हूं, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन लगाना समय ज्यादा हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया जाएगा? या किस चीज पर मुख्य जोर दिया गया है? 71, 71 का जो उत्तर है वो होना चाहिए बी, व्यवसायीकरण। हाँ, व्यवसायीकरण की जो शिक्षा है उस पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, बी। अगला प्रश्न, कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक है क्योंकि 72 का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक है क्योंकि छात्र गृह कार्य से घर पर बंध जाते हैं, छात्रों के गृह कार्य को कुटुंब के अन्य व्यक्ति करते हैं, गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता, छात्रों को गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती। ओहो हो, 72 जो है इसका उत्तर जो होना चाहिए वो सी, गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता, पूर्ति नहीं करता। कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक है क्योंकि गृह कार्य आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इस प्रश्न को ध्यान ध्यान से पढ़ना और उत्तर अच्छे से लिख लेना आप लोग। 73, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु पर्यटन का बड़ा महत्व होता है क्योंकि छात्र कक्षा कार्य में थककर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं, छात्रों के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है, छात्रों को कक्षा में पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु का वास्तविक अनुभव होता है, छात्र आपस में एक दूसरे को भलीभांति प्रकार से समझते हैं। तो विषय वस्तु को अनुभव करते हैं इस वजह से। 73 का जो उत्तर है वो सी है। अगला 74, 74, छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में उपयोग करने हेतु, बताइए भाई जल्दी से कौन सा उत्तर हो सकता है 74 का? नवीन उदाहरण देंगे, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे, यही उत्तर होना चाहिए। गृह कार्य पर बल देंगे, उपरोक्त सभी कार्य नहीं, बी सही। 75, पाठ्य पुस्तक को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? 75 का उत्तर बताइए जल्दी से। 75, सही उत्तर को पुनर्बलित करेंगे, मतलब बार बार उस पर ध्यान देंगे, बच्चों को पुनर्बलन करने के लिए कहेंगे, पाठ्य पुस्तक को बार बार दोहराएंगे, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे और गलत उत्तर पर दंड, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगला, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ये आप लोगों के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए बड़ा ही काम का है। 76, 76 का उत्तर होना चाहिए बी और सी दोनों। ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, जो बड़े बड़े शब्द हैं, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों का सहारा लेंगे। इसलिए उत्तर आप लोग डी के साथ जाएंगे।
ये बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77। पाठ्य शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों? इसलिए कि पाठ योजना में क्या वर्णन है, इसलिए कि बच्चे को भली भांति समझ में आ जाए, इसलिए कि बाद में छात्रों को जो गृह कार्य दिए जाए उसे वे स्वयं कर सके, उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से ताकि उनमें रुचि पैदा हो, वह खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सके। बहुत अच्छे प्रश्न के साथ जोड़ रहा हूँ 77। तो 77 का उत्तर है डी। उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से ताकि उनमें रुचि पैदा हो और वो खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सके। 78। अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है लड़कियों के अभिभावकों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना, विवाह के लिए सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करना, लड़कियों में शिक्षा का विस्तार और बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। बहुत अच्छा प्रश्न है 78। 78 में डी बात है, इसको आप लगा सकते हैं उत्तर के साथ कि बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका अधिक सुझाव देंगे? अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग, 14 वर्ष की आयु के नीचे के छात्रों को प्रवेश पर रोक, विषय वस्तु के शिक्षण हेतु कठोर समय सारणी लागू करना अनौपचारिक शिक्षा के लिए। 79 का उत्तर आप लोगों का है बी, विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों के लिए। अगला, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है? मातृभाषा। इसका ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो बिल्कुल लगा सकते हैं मातृभाषा। अगर आप लोगों ने हिंदी पैडो पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी पेडागोजी का मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां देखिए फोल्डर बना रखा है प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग हिंदी पेडागोजी के यूनिट वाइज टॉपिक को पढ़ सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर 6 यूनिट तक मैंने कंप्लीट की है और उनके एमसीक्यूज भी करवाने वाला हूँ और कुछ एमसीक्यूज मैंने करा दी है और कुछ मैं आगे करवाने वाला हूँ। और हिंदी व्याकरण में जाइएगा तो आप लोगों को हिंदी व्याकरण के टॉपिक भी मिल जाएंगे, मतलब आपकी हिंदी भी बहुत शानदार हो जाएगी और सीडीपी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं, क्रिया रुचिकर होती है, क्रिया रचनात्मक कार्य है, क्रिया में शारीरिक श्रम होता है। तो भैया क्रिया जो होती है ना, क्रिया का मतलब है स्वयं किसी कार्य को करके सीखना। तो 81 का उत्तर जो है वो है ए, छात्र स्वयं किसी कार्य को करके सीखते हैं। और शायद पहला शब्द मेरा यही था कि बच्चे स्वयं कार्य को करके सीखते हैं। पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि 82 फटाक से पढ़िए और उत्तर बताइए। पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है इसीलिए। अगला, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि राजनीतिज्ञ उदासीन, प्रशासन उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन है। भैया हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे यहाँ जनता ही उदासीन है, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। परंतु इस प्रश्न के लिए एक उत्तर की बड़ी आवश्यकता है और उत्तर होगा कि शिक्षक उदासीन है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक कोई उस पर मूवमेंट नहीं करते ना, इसीलिए उस पर कोई काम नहीं कर पाए या उस पर अपना डिसीजन नहीं देते हैं, है ना, कि पाठ्य पुस्तक में कुछ सुधार होने चाहिए। शिक्षा प्रणाली। 84, अध्यापक व्यक्तिगत भेदभाव को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? अध्यापक व्यक्तिगत भेदभाव को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त माप सकते हैं? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर।
अध्यापक व्यक्तिगत भेदभाव को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं? ओ हो। तो भाई 84 का आंसर जो है मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा ही। डी। अगला, दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? यहाँ जरूर पकड़ पढ़ लेना। कम है, नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बड़े फंसाते हैं बच्चों को। 85, 85 का जो उत्तर है वो जो उच्च स्तर के होते हैं उनके लिए ज्यादा उतना लाभदायक नहीं होते, क्योंकि वो तब तक समझ चुके होते हैं पढ़ना लिखना कैसे। 86, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है? टेलीविजन, सिनेमा, प्रोजेक्टर, फिल्म, प्रोजेक्टर। तो भैया 86 का जो उत्तर है वो है ए, टेलीविजन। दृश्य और श्रव्य दोनों बोला है ना। अगला, यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वह अच्छी तरह शोषित होगा। छात्र आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे। छात्रों में थकान समाप्त हो जाती है। उपरोक्त सभी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 87 का उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें उपयुक्त है। शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है। शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है। उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। भैया शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए। अनुसंधान मतलब खोज करने वाला होना चाहिए उसे। अनुसंधान मतलब वो नहीं कि लेबोरेटरी में बैठकर या प्रयोगशाला में बैठकर काम करते रहे। 88 का सही उत्तर जो है डी है। उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है। खोज का विषय क्या होना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, केवल आर्थिक, वैज्ञानिक। ये दोनों जो ऑप्शन है केवल वाले, यहाँ थोड़ा सा सोचने विचारने वाली बात है क्योंकि शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र पूछ रहा है। 89 का जो आंसर है वो है बी, शैक्षिक समस्याओं पर, क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पर है ना ये, इसीलिए। अगला, 90, अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो, किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है, केवल यह शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो, शिक्षक विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हो। भैया किसी भी विषय पर किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकते हैं। 90 का आंसर। और केवल यह शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित, हाँ। और बी मतलब सी, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सी होना चाहिए। आप लोग भी सोच सकते हैं, केवल यह शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित, मतलब वो विषय उठाना चाहिए या समस्या उठानी चाहिए जो उससे विषय से संबंधित हो। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 100 क्वेश्चन पढ़ना और पढ़ाना लगातार थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर आप लोगों के सहयोग से सब संभव हो जाएगा। प्रयोग विधि से छात्र किसी कार्य को करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं और उपरोक्त तीनों। तो भैया प्रयोग विधि में क्या होता है कि छात्र करके सीखते हैं। 91 का उत्तर देखकर भी सीख सकते हैं और अनुभव करके भी। तो 91 का जो उत्तर है वो है टी। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? अपेक्षापूर्ण? बिल्कुल नहीं। कठोर? बिल्कुल नहीं। दया की भावना भी नहीं। सहानुभूतिपूर्ण? 92 का उत्तर होगा डी। अगला, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे वे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, बिल्कुल सही बात है। पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, रिपीट करके नए ज्ञान के साथ जोड़ना। नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग कराएंगे, बिल्कुल सही। और उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से उत्तर तो इसका डी हो जाएगा और आप लोगों के हिसाब से आप लोग चुन सकते हैं। 94, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति
और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? अभिव्यंजना शक्ति, समझ रहे हो? अभिव्यंजना 94, 94 का उत्तर होना चाहिए। उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। बी सही उत्तर है। उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे। उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे और उपरोक्त तीनों नहीं। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली, शैली भी बोला है ना, वो किसी चीज को कैसे व्यक्त कर पाते हैं, जांच के लिए कौन सा उपाय दोनों में प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने के लिए कहें। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, बिल्कुल गलत। अध्यापक प्रश्नों छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। हाँ भाई, यहाँ एक बड़े ही मजेदार प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा डी, छात्र और अध्यापक दोनों प्रश्न एक दूसरे से करते रहे, है ना, क्योंकि ये इन्हीं के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। डी होगा भैया इसका उत्तर। चलो 5 प्रश्न और रह गए हैं, फटाफट हल करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, हल करना इतना आसान नहीं है, परंतु आप लोगों के साथ सहयोग से सब कुछ हो जाएगा। बोल बोलकर पढ़ाने बोल बोलकर पढ़ने का लाभ यह है कि उसे अन्य छात्र भी सुन सकते हैं, उसे अध्यापक भी सुन सकता है, वह खूब समझ में आता है, वह याद हो जाता है। वाह, 96, वह याद हो जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि बोल बोलकर पढ़ना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बढ़िया वीडियो लगा दीजिए, जहां बैठ रहे हो, जिस काम को कर रहे हो वो काम भी करते रहिए और वीडियो भी देखते रहिएगा। ठीक है, यह श्रृंखला आपके माध्यम से ही पूरी होगी, क्योंकि 800 क्वेश्चन लगाना थोड़ा चुनौती है। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? पाठ योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि और पाठ्य सामग्री। 97, 97 का उत्तर है शिक्षण विधि, सी। अगला, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, ये तो हो गया नहीं, जिसका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। सोच विचार करने वाली बात होगी। 98 का सही आंसर जो है वो होना चाहिए डी, थोड़ा सा बच्चों को सोच विचार करने का अवसर दे। यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं, तो इससे छात्रों में क्या सीखने के लिए मिलेगा, या इससे छात्रों में क्या हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ जाएगी या पड़ेगी, और उपरोक्त तीनों। भैया, ये मेरे हिसाब से तो उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए 99 का। तो 99 का उत्तर जो है वो डी है। यदि कोई छात्र अकारण मतलब बिना कारण के ही या किसी कारण से ही आपके साथ दुर्व्यवहार करें, तो आप क्या करेंगे? ये कई बार शिक्षकों को थोड़ा सा ये भी जिल्लत झेलनी पड़ती है, कई बार हो जाता है। उसे तत्काल पीट देंगे, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। हाँ, देखो, पर हम लोग क्या करते हैं कि तत्काल उसको पीट देते हैं, है ना? पर यहाँ सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना? किस कारण से किया, कारण जानना पड़ेगा। तो ये है 100 प्रश्न। कैसे लगे आप लोगों को प्रश्न? प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। 100, 101 से लेकर 200 तक फिर जाएंगे हम लोग। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा होगा, अभ्यास ही परफेक्ट को बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।